तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ वीडियो, चौथा वीडियो है। ठीक है, चौथा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़ना आप लोग। आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो नोट्स हमारा है या ये नोट्स आप लोगों को भी मिल जाएगा। पढ़ते हैं। एडवांस फिल्टर। प्रथम हम स्टेट, प्रोडक्ट और सेल के हेडिंग्स को कॉपी करके राइट साइड सेल में रख लेंगे। अब इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जिस टेबल पर हम एडवांस फिल्टर का उपयोग करते हैं उसका रिजल्ट उसी पेज पर आता है। अब एडवांस फिल्टर क्या होता है कि इसके जो फिल्टर रिकॉर्ड होंगे वो हम किसी भी शीट पर या शीट के किसी भी लोकेशन पर रख सकते हैं। तीनों कॉलमों को कॉपी करने के बाद प्रोडक्ट के कॉलम में टीवी टाइप करेंगे और सेल के कॉलम में ग्रेटर देन 70 टाइप करेंगे। इसका अर्थ है कि हमने एक कंडीशन दे दिया कि 70,000 के ऊपर के रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, यानी 70,000 के एबव मतलब ऊपर जो टीवी का प्रोडक्ट होगा वो उसको हम कंडीशन में उपयोग करेंगे। अब हम फर्स्ट टेबल, ठीक है, फर्स्ट टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे, देन डाटा में जाएंगे, उसके बाद मोर फिल्टर्स में एंटर और फिर एडवांस फिल्टर एंटर। तो एडवांस फिल्टर की छोटी सी विंडो दिखेगी। इसके बाद हमने जो कंडीशन दिया है प्रोडक्ट में टीवी तथा सेल ग्रेटर देन 70,000 मतलब 70,000 को हेडिंग सहित सिलेक्ट करेंगे तो उसका एड्रेस छोटी विंडो में आ जाएगा। क्लिक ऑप्शन, इसमें ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें यह बताएगा कि जो फिल्टर होने के बाद रिजल्ट आएगा वो कहां पर रखना है। क्लिक कॉपी रिजल्ट टू, देन जहां पर हमें रिजल्ट चाहिए वहां पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, एंटर, ओके पर एंटर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, ये जो यहां पे दिया है। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं बेटा हमने क्या किया है कि ये ऑलरेडी हमने टाइप करके रखा है। ठीक है, इसको पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो ये है इसका हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, और इसको जरा डिलीट मार देता हूँ। पहले क्या है इसको हटा देता हूँ और देखो यहाँ पर मैंने स्टेट, प्रोडक्ट, सेल कॉपी मार के ऐसा लिख दिया जैसा अभी थियरी में आपको बताया गया लिखने के लिए हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं फिर से सिलेक्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे जितना सिलेक्ट कर लिया हमने पूरा का पूरा टेबल, और फिर कहाँ जाएंगे, डाटा में मोर फिल्टर्स और एडवांस फिल्टर, इस पर क्लिक करते हैं। एक छोटी सी विंडो आ गई बेटा। ठीक है, और इस विंडो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें फिल्टर करना है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बेटा। सिलेक्ट करने के बाद और फिर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमारा रिजल्ट कहाँ आएगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। हमको सेमी यहीं पे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, सो क्लिक कर दें और वापस इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और ओके प्रेस कर देंगे। देखो यहाँ पे आ गया, दिल्ली में टीवी का प्रोडक्ट है 81,000 का। तो देखते हैं अगर मान लो 150, 200 या 1000 ये टेबल बनाया गया है तो उसमें से आराम से छान के यहाँ पे बता दिया ना, फिल्टर करके, फिल्टर करके छान के बता दिया उसने। क्लियर, तो यहाँ पे दिया देखो जो टीवी है प्रोडक्ट यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे 81,000 बता दिया उसने। यहाँ पे खोज के उसने छान के बता दिया, रादर देन कि इतना ज्यादा दिखाने से अच्छा उसने छान के बता दिया, हाँ ये चीज है, फिल्टर करके बता दिया। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे रिजल्ट देखो, आगे जाते हैं। फ्रीजिंग पेन, ठीक है, इसके उदाहरण के लिए हम फर्स्ट टेबल का ही उपयोग करेंगे। अगर बहुत ज्यादा डाटा आपके पास है, जब भी हम जब भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हेडिंग जो मेन होती है
वो नहीं दिखती। ऐसे में इसी टूल का उपयोग करेंगे ये समझने के लिए कि कौन सी हेडिंग में कौन सा डाटा है। प्रथम मेन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद गो टू द व्यू में, मतलब व्यू में टैब में जाएंगे, फ्रीज सेल के अंदर फ्रीज फर्स्ट रो एंटर करेंगे। इस तरह हम कोई भी कॉलम को रो को फ्रीज कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है। मान लो ये जो स्टेट प्रोडक्ट सेल है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे ये कर चुका है। मैं नया बना देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ तब दिखेगा आपको। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, ये जो स्टेट प्रोडक्ट सेल है, मैं नीचे नीचे जैसे ही जाता हूँ, नीचे नीचे आता हूँ तो क्या होता है, ये सब ऊपर चले जाते हैं, मतलब अंदर छुप जाता है। मैं नहीं चाहता कि ये अंदर छुपे, है ना, तो इसे फ्रीज कर देंगे, मतलब जमा देंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो गया और डाटा में जाते हैं ना, व्यू में, सॉरी व्यू में जाएंगे। यहाँ पे दिया बेटा, नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया रहेगा फ्रीज पेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे फ्रीज सेल में जाएंगे और फर्स्ट रो इसको फ्रीज मतलब जमा देंगे। क्लिक किया, अब देखो क्या हो रहा है, हो रहा है ना आराम से। अब ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं फिर भी वो स्टेट प्रोडक्ट नहीं छुप रहा है ना। तो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर रहा हूं फिर भी ये स्टेट प्रोडक्ट सेल नहीं जा रहा है ना। तो ये इसका अर्थ होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा 1000-2000 आपने डाटा टाइप करके रखा है और आप जब नीचे देखते जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन सी लाइन है, इसका हेडिंग क्या है। तो अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीज करने के बाद कि हाँ ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सॉरी कौन सा ये रो है, इस कॉलम में क्या नाम लिखा है। जैसे यहाँ पे स्टेट है, अब यहाँ पे मैं महाराष्ट्र है तो अब मैं अगर मैं ऊपर करूंगा तो मालूम पड़ेगा हाँ स्टेट के अंदर ही ये। मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ये कितना भी ऊपर नीचे करूं तो भी मालूम पड़ेगी प्रोडक्ट के नीचे, प्रोडक्ट के अंदर है, कॉलम के अंदर है। क्लियर। तो ये होता है फ्रीजिंग पेन, मतलब फ्रीज करने के जमा देने से फायदा ये होता है कि हम आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अब यहां पे दिया है फॉर्मूलाज फंक्शन एंड चार्ट। ठीक है, और क्या दिया है उसमें, पहला क्या दिया है, यूजिंग फॉर्मूला फॉर नंबर्स। उसमें क्या है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे जोड़ मतलब प्लस माइनस मतलब भाग का चिन्ह, और फिर गुणा, फिर क्या है ये आपका परसेंटेज, फिर क्या है पावर आदि होते हैं। कंपैरेटर्स जैसे दूसरा कंपैरेटर्स क्या होता है, जैसे किसी वैल्यू को हमें कंपेयर करना होता है। जैसे यहां पे दिया है इज इक्वल टू के बाद लेस देन, ग्रेटर देन के उपयोग का का हम उपयोग कर सकते हैं वैल्यू को चेक करने के लिए, या फिर लेस देन इज इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू ये भी यूज कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन है हाँ। या कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके द्वारा हम इनइक्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ये एक प्रकार का इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स होता है। ये चिन्ह ग्रेटर देन लोअर देन साथ में लगाएंगे, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए A1 और A2 में A1 और A2 में A1 में 2 तथा B1 में 4 है, तथा D1 में हम इन दोनों की इनइक्वालिटी चेक करेंगे तो इज इक्वल टू A1 इनइक्वालिटी B1, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, करके देख लेते हैं बेटा। यहां पे दिया है, मान लो ये मैं डिलीट मार के हटा देता हूं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे A1 में 2 है और B1 में क्या है, A1 में 2, B1 में 4 है। ठीक है, B1 में यहाँ पे बेटा 4 है। तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी चेक करनी है, तो इज इक्वल टू टाइप करेंगे आपको। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे इज इक्वल टू A1 इन इक्वल टू
इनइक्वालिटी B1, ठीक है। यहाँ पे दिया है A1 इनइक्वालिटी B1, तो वहाँ पे A1 अब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लोअर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, और फिर B1। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आता है? क्योंकि ये दो वैल्यूओं के बीच में अगर अंतर होता है तो ट्रू देगा, और अगर सेम होगा तो फॉल्स देगा। आगे देखते हैं, तो आगे पढ़ते हैं बेटा। यहां पे दिया है कि इनइक्वालिटी का अर्थ होता है कि दो सेल के वैल्यू में अगर अंतर होता है, डिफरेंस होता है तो ट्रू होगा, तथा इक्वल होता है तो फॉल्स देगा। पहले बताया था। इस तरीके से हम सभी ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। सेल रेंज, फॉर एग्जांपल A1 से A5 तक क्रमशः 1 से 5 नंबर्स टाइप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो नेम बॉक्स में A1 से A5 शो करेगा, और C3 में हमें सम फंक्शन का उपयोग करना है, तो इज इक्वल टू A1 से A5 A5 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो 15 आएगा। A1 से A5 को सेल रेंज कहते हैं। इस सेल रेंज का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। नेम बॉक्स में शिव टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब कहीं भी फंक्शन लगाएंगे जैसे सम, शिव, एंटर, तो रिजल्ट 15 ही आएगा। अब इसका भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया है कि ये जो है नेम बॉक्स के बारे में बताया है, हम चेक कर लेते हैं। सम फंक्शन का उपयोग करना है, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे पहले सब डिलीट मार दूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहां पे मैं लिखता हूं 1, ठीक है। 1 लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूं, और फिर यहाँ से प्लस का चिन्ह आता है, ड्रैग करता हूँ 5 तक लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 तक ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ नेम बॉक्स जो दिया यहाँ पे क्या देता है बेटा, A1 A5, ठीक है। A1 से A5 अगर हम इसका टोटल करते हैं, यहाँ पे अगर रिजल्ट लेते हैं, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इज इक्वल टू सम, ठीक है। सम टाइप करते हैं इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट लेते हैं बेटा। ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पूरा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आगे ना रेंज A1 से A5, और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। एक और आइडिया है, मान लो ये जो रेंज है A1 से 5 तक है ना, A1 से 5 तक, और यहाँ पे दिया है, इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं, लिख देते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे शिव, ठीक है। लिखते हैं SHIV, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ, स्मॉल में लिखता हूँ SHIV, ओके। एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद इसका नाम हो जाता है, इस सेल रेंज का नाम हो जाता है शिव। जैसे ये A1 से लेके A5 का नाम, ये यहाँ से इस एरिया का नाम है शिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उस नाम का उपयोग करता हूँ, लिखता हूँ इज इक्वल टू, है ना, सम लिखने के बाद इन द ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट हम लिखते हैं शिव, है ना। क्योंकि शिव क्या है, शिव का एड्रेस क्या है, A1 से A5 तक, है ना। अब एंटर मारता हूं तो भी यहाँ पे 15 आएगा, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया बेटा, बहुत आसान है, ध्यान देखना। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। जैसे सम शिव प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट 15 ही आएगा, क्योंकि बिकॉज A1 से A5 का नाम ही शिव है। नेम बॉक्स में सेल रेंज को रीनेम करने के बाद मैनेज नेम्स पर क्लिक करेंगे तो छोटी विंडो अपीयर होगी। यहां हमने पहले के जितने भी सेल रेंज नेम डिफाइन किए होंगे वो सभी यहां पर दिखेंगे, तथा इनको चेंज भी कर सकते हैं। मैनेज नेम, ठीक है। मैनेज नेम की शॉर्टकट की Ctrl+F3 होती है, याद रखना। हम इस तरह से हमें फॉर्मूला में सेल रेंज की जगह सेल रेंज का नाम का प्रयोग भी कर सकते, ठीक है। ये बहुत बढ़िया दिया है।
अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है मैनेज नेम्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो शिव लिखा हुआ है, मतलब जो जो भी सेल रेंज का नामकरण हमने किया है उसका नाम यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे शिव आ गया, रिकॉर्ड पूरा यहाँ बताया, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। अगर मान लो एक और सेल रेंज का नाम हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 45, 89 और 47, यहाँ 96 और यहाँ पे 25। मैं चाहता हूँ इसका भी नाम कुछ लिख दूँ। ठीक है, इसका, लेकिन इसका सिलेक्ट करता हूँ, इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे B1 B5 दिया है, और मैं इसका नाम लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मारिकपुर, MARIKPUR, एंटर मार देता हूँ। अब देखो या इसका भी नाम चेंज हो गया। इस सेल का नाम क्या है, शिव। इस सेल का नाम क्या है, मारिकपुर। इस सेल रेंज का नाम मारिकपुर, इस सेल रेंज का नाम क्या है, शिव। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैनेज नेम्स में जाते हैं, देखो यहाँ पे दोनों का एड्रेस यहाँ पे आ गया, मारिकपुर का भी आ गया और शिव का भी आ गया, दोनों का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किसी भी सेल रेंज का नामकरण हम कर सकते हैं, और उस सेल रेंज का पूरा डिटेल लिखने से अच्छा है हम केवल यहाँ पे क्या, रुक जाओ 2 मिनट बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा खाली नाम ही लिख देंगे, है ना। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हमने पूरा एड्रेस लिखा है A1 A5, जबकि यहाँ पे खाली उस एड्रेस का नाम ही लिख दिया, काम हो गया। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे बताया गया बेटा। तो अब यहीं पे हम स्टॉप करते हैं बेटा। ठीक है, छोटा वीडियो इसलिए बनाएं कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा खासा इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखने के बाद आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर्स हैं, फ्रीजिंग पेन है और सेल रेंज है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो जाएगा आपका। शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पूरा नोट ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से लिखा गया है, और भी कई सारे नोट्स मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो अलग से। चलो स्टॉप करते हैं यहीं पे।